नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की जो हमारी सीरीज चली हुई है पीवाईक्यू की, उसी को आगे बढ़ाते हुए द्विवेदी युग के पीवाईक्यू यानी पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे DSSB की परीक्षा हो या यूपी TGT PGT परीक्षा हो या फिर जो है NTA नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो, जिस भी स्टेट में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये पीवाईक्यू की सीरीज काफी मददगार साबित होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आज हो गई हमारी द्विवेदी युग के पीवाईक्यू। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ये आप सभी को पता है। द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ और भारतेंदु युग का जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से लेकर के 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता ही है। और आपको जो द्विवेदी युग का जो समय सीमा है, ये सरस्वती पत्रिका से शुरुआत मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका की जब शुरुआत हुई वहीं से द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है। और साथ ही जो है फिर उसका जो समय लगभग 1920 तक रहा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर के 1920 तक सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन कार्य किया था, प्रकाशन जो है संभाला था। तो आगे बढ़ते हैं, तो और अन्य तथ्य जब हम यहाँ पर देखें तो देख लेते हैं। द्विवेदी युग के नाम से जो इस समय को जाना जाता है, तो उसके बाद यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल रहा है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, ये मैंने आपको बता ही दिया है। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया है। अब वह ब्रिज भाषा रानी की युवराज्ञी न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की सामग्री बन गई है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यह कार्य द्विवेदी जी ने महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ। इस काल का कवि मंडल उनके कवित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला, इसलिए इस युग को द्विवेदी युग कहा गया। यानी कहने का मतलब है जो पहले रचनाएं की जाती थी वो ब्रिज भाषा में की जाती थी। आपको पता ही है पूरा का पूरा रीतिकाल हमारा ब्रिज भाषा में लिखा गया। और उसके बाद जब आधुनिक काल की शुरुआत हुई, भारतेंदु युग में भी ब्रिज भाषा जो है साहित्य रचा गया। ब्रिज भाषा में साहित्य के अलावा जब खड़ी बोली को स्थान दिया तो वो द्विवेदी युग में ही माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में जो खड़ी बोली को स्थान मिला है, द्विवेदी युग से रचनाएं शुरू हो गई थी। तो आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जब तथ्य हम देखें, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह आदि है। जिस प्रकार से हमने भारतेंदु युग के मंडलों के कवि को पढ़ा था कि एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है निम्नलिखित में से ये किस युग का कवि है, या ये भारतेंदु युग के मंडल का कवि कौन नहीं है, द्विवेदी युग के अंतर्गत कौन सा कवि आता है या कौन सा कवि नहीं आता। इस प्रकार से सभी कवियों के उनके युग के अनुसार आपको ध्यान रखने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि एक प्रश्न जो है अवश्य ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ? अभी हमने पढ़ा है, इसका जो है विद सॉल्यूशन के साथ इस प्रश्न को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 जब हम देखें तो आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के आधार पर दिया गया? बार बार परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है? एक नाम और क्या है द्विवेदी युग का, ये आपको बताना है।
द्विवेदी युग का नाम है जागरण सुधार काल। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है और जागरण सुधार काल जो है द्विवेदी युग का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो है गद्य काल की संज्ञा दी है। यानी कि कहने का मतलब ये है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग हिंदी साहित्य के कालखंडों का अलग अलग नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं भाई। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनीकांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर उपाधियों से वसूभूत किया गया वह विद्वान कौन था, तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर है हमारा इस प्रश्न का नाथुराम शर्मा शंकर जी को जो है कविता कामनीकांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से जो है वशीभूत किया गया। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं और अन्य तथ्य इस प्रश्न से संबंधित जब हम देखें तो देख लेते हैं। यहाँ पर द्विवेदी युग के जो कवि हुए हैं नाथुराम शर्मा जी शंकर, उन्होंने जो है वे किस भाषा में कविताएं लिखते थे, किस भाषा में रचनाएं करते थे, तो ये जो है ब्रिज भाषा के कवि थे। किंतु शीघ्र ही उन्होंने खड़ी बोली की ओर जो है झुक गए थे और उन्होंने जो है राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल कवि माने जाते हैं। इन्हें कविता कामनीकांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से भी वशीभूत किया गया था। अनुराग रतन, शंकर सरोज, गृहबृंदा रहस्य और शंकर सरस्वत जो हैं इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कवि अतिशयोक्तिपूर्ण कविताओं के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो ये नाम आएगा नाथुराम शर्मा शंकर का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम जो है साहित्य है। ये जो का बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली डेफिनेशन है, तो ये है उक्ति किस साहित्यकार की है, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आंसर होगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा गया है ज्ञान राशि का संचित कोश ये जो है क्या है कविता, सॉरी भाई ज्ञान राशि का संचित कोश क्या है साहित्य। साहित्य कहा है इन्होंने ज्ञान राशि के संचित कोश को। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हैं। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो संपत्ति शास्त्र है वह इनका अर्थशास्त्र संबंधी ग्रंथ माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चलो ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित और अन्य तथ्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है वो है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुई जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ व अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 देखते हैं संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। तो अभी हमने पढ़ा अर्थशास्त्र संबंधी जो ग्रंथ है इनका संपत्ति शास्त्र, इस ग्रंथ के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 10 हम देखें तो बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो पूछा गया है कि जूही की गली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस ही कर दिया। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका निकाली थी, इस पत्रिका में जो है जूही की कली कविता को नहीं छापा क्योंकि जो है इसमें अश्लीलता का भाव इन्होंने बताया था, तो इसलिए जो है इस पत्रिका को वापस ही भेज दिया, इस कविता को जो है छापने से मना कर दिया।
आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है और निराला की जो रचना है जूही की कली 1916 मुक्तक छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दी। निराला समन्वय पत्र से जुड़े, बाद में वे सूदा व मतवाला से भी जुड़े, मतवाला में उनका संघर्ष भी रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि निराला जी जो है किन किन पत्रों से जुड़े हुए थे, या निराला जी ने किन पत्रों का संपादन किया। तो समन्वय, सुधा और मतवाला, इन पत्रों से ये निराला जी जुड़े हुए थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला जी द्वारा लिखी गई जो कविता है जूही की कली, इसको अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि निराला की कविता जूही की कली किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस लौटा दिया। तो आंसर अभी हमने पढ़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया, किसने कहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अंतकरण की वृत्तियों का जो नाम है वो कविता है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भाई आचार्य, इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कविता अंतकरण की वृत्तियों का चित्रकार बन जाती है। या फिर रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था जो है रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षाओं में इस प्रकार का पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, टीजीटी की परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आंसर क्या होगा, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी द्विवेदी युग के कवि है, राम नरेश त्रिपाठी भी द्विवेदी युग के कवि है, मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के कवि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सोहनलाल द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के कवि नहीं है। ये आगे चल के हमें जो है सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। तो इस 14 प्रश्न नंबर भाई तो देख लेते हैं एक बार इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य बिंदु। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत है, प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त का नाम तो है ही प्रमुख। उसके साथ साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, श्रीधर पाठक जो जिन्होंने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया था, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सभी के सभी जो कवि है ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाले कवि है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। 14 में पूछा गया है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार कौन माने जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ परगीतकार पूछा जाए तो मुकुटधर पांडे जी का नाम आएगा। तो लोचन प्रसाद पांडे ने के अनुज जो है मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। उनके काव्य में भावात्मक आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास भी हमें देखने को मिलता है। पूजा फूल कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ। अभी हमने सॉल्यूशन में इस तथ्य को पढ़ा, क्योंकि सॉल्यूशन तभी हम जो है सॉल्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो तथ्यों की बार बार रिवीजन होती है। इन्हीं जो है बार बार रिवीजन से आपको जो है तथ्य कंटेस्ट हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है किस कवि की क्या विशेषता है, या किस कवि की जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं कौन सी है जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती है। तो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले ही तथ्यों को हम जो है बार बार रिवाइज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा पूर्वाभास। छायावाद का पूर्वाभास हमें मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में
देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संकलित है। तो ये प्रश्न दोबारा से पूछ लिया गया मुकुटधर पांडे। अलग अलग परीक्षाओं में एक ही प्रश्न बार बार रिपीट होता रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे आने वाली जो आपकी परीक्षाएं है उनमें भी जो है इन प्रश्नों के रिपीटेशन होना स्वाभाविक है और अवश्य ही इन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है और बार बार इनको रिवाइज कर लेना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा माना जाता है? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो हरिओत जी जो है इनके द्वारा कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की समझ तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत तथा संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा नहीं माना गया प्रिय प्रवास को महाकाव्य, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसको महाकाव्य नहीं माना गया। हरिओत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य व पद में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर इनकी 51 रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कुछ और अन्य तथ्य इस प्रश्न से जुड़े हुए। हरिओत जी से के और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हरिओत जी ने यहाँ चोखे चौपड़े में मुहावरों के बहुमूल्य तथा लोक भाषा का समावेश का प्रयास किया। वही विदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध दृष्टि का प्रयत्न भी किया। उनके जो काव्य संग्रह है रस कलश को ब्रज भाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया गया कि ब्रज भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। और हरिओत जी ने 2 नाटक, एक उनका नाटक है पर विजय और दूसरा है रुक्मणी परिणय। तो इस 2 नाटक जो है हरिओत जी ने लिखे हैं। और 1894 में इसका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 2 और अन्य उपन्यास जो कि ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूक, ये दोनों उपन्यास काफी बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। और प्रथम उपन्यास की बात करें तो प्रेमाकांत। हरिओत जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच और प्रेमांबु परश्रवण और प्रेमांबु प्रभाव, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, करमवीर, कल्पलता, बोलचाल, पारिजात, हरिओत सतसई जैसे मुक्त काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियां भी जो है इन्होंने लिखी है। सन 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रधान पद को भी सुशोभित किया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिओत जी को ही जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। खड़ी बोली हिंदी की आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारा प्रिय प्रवास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में जब हम देखें तो हरिओत जी प्रिय प्रवास का महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो प्रिय प्रवास के अंतर्गत आप सभी को पता है 17 सर्ग है। और एक रचना हमारी जयशंकर प्रसाद की कामायनी में जो है कामायनी रचना में जो है कितने सर्ग है? वो है 15। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जो काव्य ग्रंथ है वो है चोखे चौपते। आगे बढ़ते हैं चोखे चौपते, चुपते चौपते, प्रिय प्रवास, ये जो है सभी रचनाएं हरिओत जी की है। विदेही वनवास। इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत केवल भाई हम 20 प्रश्नों को ही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे और सभी प्रश्नों को भी सॉल्यूशन के साथ करते हुए धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे।
एक बार से मैं फिर कहना चाहूँगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसी तरह हमारी ये जो PYQ की जो सीरीज है इसी तरह धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहेगी और परीक्षा तक आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन PYQ के माध्यम से विद सॉल्यूशन के साथ करने को यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको इसके साथ जुड़े रहना है, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।